कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए इसके पिछले भाग को सुनना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। उसका प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर सुन सकते हैं। और आप लोग कहानी को पूरा ज़रूर सुने, तभी कहानी सुनने में मज़ा आएगा। और सुनने के बाद लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अथर्व अभी भी हैरानी से सामने बैठे इंसान को देख रहा था जो राइमा के मास्क के पीछे थे। अथर्व ने उसे देखकर आग बबूला उठा। उसने गुस्से से गरजते हुए कहा, रोशनी? जिन लोगों को रोशनी याद नहीं है उन्हें बता दूं कि रोशनी विराज की वाइफ है। अथर्व ने रोशनी को देखा तो अचानक से उसे याद आया कि विराज उसे कह रहा था कि रोशनी ऑस्ट्रेलिया चली गई है और विराज से बिना मिले ये कहकर कि उसे कुछ ज़रूरी काम है। अथर्व ने फिर रोशनी से पूछा, रोशनी तुमने ऐसा क्यों किया? ईशानी से तुम्हारी क्या दुश्मनी है? लेकिन उसकी बात सुनकर अथर्व शौक रह गया, क्योंकि रोशनी कह रही थी कि वो रोशनी नहीं है, वो किसी रोशनी को नहीं जानती, वो राइमा है और उसे ईशानी के बच्चे को मारना है। वो बार बार यही दोहरा रही थी। अथर्व को कुछ गड़बड़ लगी, इसलिए उसने तुरंत विराज को फ़ोन लगाया। कुछ ही देर में विराज आ गया और जब उसने रोशनी को ऐसे हाल में देखा तो उसका दिल जैसे अभी बाहर आ जाएगा। उसकी आंखें भर आईं। तभी उसने देखा कि वो बेहोश हो रही है। विराज ने जाकर तुरंत उसे संभाला और अथर्व की ओर देखा तो वो समझ गया। अथर्व और विराज अभी भी रोशनी को देख रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि रोशनी ऐसे। अथर्व ने विराज को देखा और कहा कि रोशनी के गायब होने के पहले कुछ ऐसा हुआ था जो तुम्हें कुछ गड़बड़ लगी हो। विराज याद करने लगा तो इसे याद आया कि रोशनी एक दिन पहले हॉस्पिटल गई थी क्योंकि उसके हाथ में चोट लग गई थी। उसने ये बात अथर्व को बताई। अथर्व को भी समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने देखा कि रोशनी को होश आ रहा है। विराज जल्दी से उसके पास गया और उससे पूछने लगा कि वो कैसी है। लेकिन रोशनी तो जैसे विराज को न जानती हो ना पहचानती हो, ऐसा रिएक्ट कर रही थी। विराज ने अथर्व की ओर देखा और अपना फ़ोन निकालकर किसी को कॉल किया। लगभग 1 घंटे बाद अथर्व और विराज हॉल में बैठे थे। विराज को देखकर ही लग रहा था कि वो बहुत परेशान है। तभी रोशनी जिस कमरे में थी वहां से एक लेडी डॉक्टर बाहर आई। विराज ने उन्हें देखकर कहा, डॉक्टर सेन, क्या हुआ है मेरी वाइफ को? डॉक्टर सेन एक बहुत ही अच्छी साइकेट्रिस्ट थी। उन्होंने विराज को देखा और कहा, देखिए डॉक्टर विराज, आपकी वाइफ को हिप्नोटाइज किया गया है और उन्हें किसी और की पर्सनालिटी चेंज चेंज कर दिया गया है। आप तो जानते होंगे मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर के बारे में। आपकी वाइफ को उसी तरह से चांगवे करने की कोशिश की गई जो ऐसा एक माहिर हिप्नोटाइजर ही कर सकता है। जैसे दोनों ने ये सुना उनको समझ में आ गया कि ये सब किसने किया होगा और इससे उनका गुस्सा उस इंसान पर बढ़ता ही चला जा रहा था। विराज ने डॉक्टर से पूछा कि वो कब तक ठीक हो जाएगी, तो डॉक्टर ने कहा कि वो जल्दी ही ठीक हो जाएगी। उन्हें कुछ दिन उनके पास रहना होगा, उनकी ऑब्जेक्शन में। विराज भी हाँ में सिर हिला देता है। डॉक्टर वहाँ से चली जाती है। अथर्व ने अपना फ़ोन निकाला और किसी को फ़ोन करके कहा, जितने भी सबूत हैं उन सभी को अभी के अभी हेडलाइन बना दो। सभी न्यूज़ चैनल और सोशल मीडिया पर वो ही न्यूज़ चलनी चाहिए। ये बोल उसने फ़ोन काट दिया। फिर अखिल को फ़ोन करके सभी को उसके पास आने को कहा। जब उसकी नज़र विराज पर पड़ी तो वो देखता है कि विराज की आंखों में नमी है। अथर्व उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है, तुम्हें खुद को मजबूत रखना होगा, नहीं तो रोशनी को कैसे संभालोगे? ये बोल वो वहाँ से ईशानी के पास चला जाता है और विराज रोशनी के पास। अथर्व जैसे ही कमरे में जाता है उसे ईशानी नहीं दिखती तो वो परेशान हो जाता है, लेकिन उसे वॉशरूम से कुछ आवाज़ आ रही थी। जब वो वॉशरूम में जाता है तो देखता है कि ईशानी सिंक के पास उल्टी कर रही है। वो जल्दी से उसके पास जाकर उसकी पीठ सहलाता है। जब ईशानी की उल्टी बंद आती है तो वो उसका मुंह धुलाकर वापस कमरे में लाता है और उसे पानी पिलाकर कहता है, क्या हुआ ईशु, तुम ठीक तो हो ना? ये उल्टी कैसे? ईशानी जो अब कुछ अच्छा फील कर रही थी उसे देखकर कहती है, अर्थ आप परेशान क्यों हो रहे हैं, ये तो नॉर्मल है। अथर्व उसे देखकर कहता है, तुम वॉमिटिंग कर रही थी और तुम प्रेग्नेंट हो और ऐसे में तुम्हारी तबीयत में कोई रिस्क नहीं ले सकता और तुम कह रही हो ये नॉर्मल है। उसकी बात सुनकर और उसकी शक्ल देखकर ईशानी जोर जोर से हंसने लगती है। अथर्व को समझ में नहीं आता है कि वो क्यों कर रही है। वहीं दूसरी ओर मानव की हालत खराब थी, क्योंकि उसका पूरा कच्चा चिट्ठा आज पूरी सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनल पर चल रहा था।
जहाँ साफ साफ ये बताया जा रहा था कि वो कैसा है। उसके सारे इलीगल धंधे, ह्यूमन बॉडी पार्ट की स्मगलिंग भी थी और उसके कुछ वीडियोस भी थे जिसमें वो कुछ लड़कियों के साथ होटल में उनके साथ ज़बरदस्ती करने नज़र आ रहा था। ये भी न्यूज़ थी कि उन लड़कियों के साथ ज़बरदस्ती करने के बाद वो उनके बॉडी पार्ट्स को सेल कर देता था या उन्हें बेच देता था। मानो ये सब देखकर बौखला गया था। अथर्व अभी भी ईशानी को देखे जा रहा था जो हंस रही थी। उसे समझ नहीं आता है कि उसने ऐसी कौन सी बात कह दी जिससे ईशानी इतना हंस रही है। जब ईशानी ने देखा कि अथर्व कंफ्यूज हो चुका है तो उसने हंसना बंद किया और अथर्व के दोनों गालों को पकड़कर हिलाते हुए कहती है, तुम कितने क्यूट और इनोसेंट हो ना, लोग तो ऐसे ही तुमसे डरते हैं। अथर्व उसे देखकर कहता है, पहले तो तुम हंसना बंद करो, और मैं कोई क्यूट नहीं हूँ, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, मैं अथर्व हूँ, समझी। उसकी बात पर ईशानी कहती है, लेकिन बातें तो आप ऐसी ही कर रहे हैं जैसे आप कोई इनोसेंट से बच्चे हों। अतर्व को अभी भी समझ नहीं आया कि उसने ऐसी कौन सी बात कह दी जिससे वो बच्चा हो गया। तभी ईशानी ने आगे कहा, अर्थ आपको नहीं पता सीरियसली कि प्रेगनेंसी के कौन कौन से फेसेस होते हैं। उसकी बात पर अतर्व कहता है, मतलब। तो ईशानी कहती है, अर्थ प्रेगनेंसी में लेडीज़ को वोमिटिंग होना आम बात है। इसके अलावा भी बहुत कुछ होता है, जैसे मूड स्विंग, भूख ज़्यादा लगना या बिल्कुल भी नहीं लगना, जो चीज़ें पसंद हो वो नहीं आती और जो ना पसंद हो वो ज़्यादा खाने का मन करता है, ऐसे ही बहुत सी, समझे। उसकी बात पर अथर्व ने कहा, तो मुझे कहाँ से ये बातें पता होंगी, ना तो मैं कभी किसी प्रेग्नेंट लेडी को देखा और ना ही मैं कोई डॉक्टर हूँ। उसकी बात सुनकर ईशानी को भी एहसास होता है, सही ही बात है, ये बात किसी आदमी को कैसे पता हो सकती है, वो भी अथर्व जैसे आदमी को, औरतों से कोसों दूर रहता है। ईशानी ने आगे बढ़कर कहा, अथर्व के माथे को प्यार से चूम लिया और कहा, ठीक है, मैं आपको बता दूंगी, ओके। तभी अथर्व ने उसके सर को पीछे से पकड़ लिया। ईशानी अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके उसे देखने लगती है तो अथर्व डेविल स्माइल किए कहता है, वो सब तो ठीक है, लेकिन तुमने मेरे ऊपर हंसने की हिम्मत की, इसकी सजा तो मिलकर रहेगी। ईशानी उसे ना समझी से देखने लगती। तभी अथर्व उसके होठों को अपने होठों में कैप्चर कर लेता है, जिससे ईशानी हैरान हो जाती है, लेकिन कुछ ही देर में वो भी उस किस में इन्वॉल्व हो जाती है। वही मानो कि सच सबके सामने आ चुका था, लेकिन उसने जो अथर्व और उसके परिवार के साथ किया था ये अभी किसी के सामने नहीं आया था, और अथर्व चाहता भी नहीं था, क्योंकि उसके गुनाहों की सजा वो उसे खुद देने वाला था। आखिर उसने ना सिर्फ उसे मारने की कोशिश की, बल्कि उसी की वजह से निशा ने अपना बच्चा खो दिया, और ईशानी के बच्चे को मारने के लिए उसने रोशनी का भी इस्तेमाल किया। उसे हिप्नोटाइज करके उसे ईशानी को स्लो पॉइजन दिलाया, जिससे ईशानी को तो कोई खतरा नहीं था, लेकिन कुछ ही समय में उसका बच्चा जरूर मर जाता। और ये सब अथर्व बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। मानो का सच जानकर उसके खिलाफ बहुत से लोग मोर्चा लेकर आ गए थे। गवर्नमेंट में उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया था और उसके खिलाफ वारंट भी जारी हो गया था। उसके विला के बाहर मीडिया का जमावड़ा भरा पड़ा था। उसके सभी बैंक अकाउंट भी सील कर दिए गए थे। उसके घर के चारों ओर से पुलिस ने घेर लिया था। कुछ ही देर में पुलिस वाले उसे अरेस्ट करके ले गए। उसके अरेस्ट होने की खबर चारों तरफ फैल गई थी। मानुषी भी ये सब देख रही थी। उसने टीवी को देखते हुए कहा, भाई आप मेरे रोले मॉडल थे, आपको मैंने बहुत अच्छा समझा था, लेकिन आप ऐसे निकलोगे मुझे नहीं पता था। अब पता चला माँ अपने ही बेटे से इतनी नफरत क्यों करती थी, क्यों वो मुझे आपसे मिलने देना नहीं चाहती थी। अब तो मुझे भी आपसे नफरत है। ये सब बोलते हुए उसकी आंखों से आंसू बह जा रहे थे। मानो को जब पुलिस लेकर जा रही थी तो उनकी गाड़ी एक सुनसान इलाके से गुजर रही थी। मानो ने जब आसपास देखा तो उसे कुछ गड़बड़ लगी, और जब उसने देखा तो उसकी वैन जिस ओर जा रही थी वो शहर से बाहर का इलाका है। अचानक से उसकी गाड़ी रुक जाती है और उसका दरवाजा खुलता है। मानो के हाथ में इस समय हथकड़ी बंधी थी, वो कुछ नहीं कर सकता था। उस वैन में एक आदमी आता है जिसने ब्लैक कलर का मास्क पहना था। उसने उसे इंजेक्शन निकाला और उसके गले में अचानक से लगा दिया। मानो की आंखें उस दर्द से बंद हो गई और वो बेहोश हो गया। कुछ देर बाद पूरे न्यूज़ चैनल पर एक ही न्यूज़ चल रही थी। मशहूर डॉक्टर मानो, जो कि एक बहुत बड़े साइकियाट्रिस्ट थे भी थे, जिनके ऊपर ह्यूमन ट्रैफिकिंग और उनके आर्गन ट्रैफिकिंग के साथ और भी कई इलीगल कामों में हाथ पाए जाने का इल्ज़ाम लगा था, उन्हें आज पुलिस गिरफ्तार करके ले जा रही थी। उन्होंने मौका देखकर सभी को चकमा दिया और पुलिस वैन लेकर भाग खड़े हुए। उनकी वैन डिसेबल होने की वजह से खाई में गिर गई और वैन के ब्लास्ट होने की वजह से उनकी भी मौत होने की खबर आ रही है। उसके बाद उस जगह की सीन दिखाया जाने लगा।
जिसने भी ये न्यूज़ सुनी सभी उसके मरने पर खुश थे। आखिर काम ही ऐसे थे उसके। वहीं एक अंधेरे कमरे में एक आदमी को बांध कर रखा गया था। उसके चारों ओर बहुत से आदमी तैनात थे। वो अभी भी बेहोश था। चेयर पर बंधे शख्स के शरीर पर बस उसकी पैंट थी। उसके अपर बॉडी पर कोई कपड़ा नहीं था, यहाँ तक कि उसके पैरों में भी कोई स्लीपर या शूज नहीं थी। उस कमरे का टेम्परेचर इतना कम था कि वो जो विंडो थी उस पर कुछ बर्फ़ भी जम गई थी। वो कमरा ऐसा लग रहा था जैसे कोई बर्फीला इलाका हो, जिसका ये नतीजा था कि वो आदमी बेहोशी में भी कांप रहा था। वो कमरा अंधेरे में घिरा था। थोड़ी ही देर में उस आदमी की आंखें खुलती है। जब वो अपनी आंखें खोलता है तो ऐसा लगता है जैसे वो किसी फ्रीजर में बंद हो। उसका शरीर बुरी तरह से कांपने लगता है। वो अपनी कांपती हुई आवाज़ में कहता है, कोई है यहाँ? मुझे कौन लाया है? कोई है? मुझे मुझे ठंड लग रही है। लेकिन उसे सुनने वाला कोई नहीं था। कुछ ही मिनट में ठंड से उसे फिर बेहोशी छाने लगती है, लेकिन वो पूरी तरह से बेहोश हो पाता तभी वहाँ की लाइट जल जाती है और वहाँ की ठंड भी कुछ कम हो जाती है। जब वो अपने आसपास देखता है तो वो एक कोल्ड स्टोरेज जैसी जगह पर बंद था। तभी उसे कुछ कदमों की आहट सुनाई देती है। जब वो अपने सामने देखता है तो वो खड़े शख्स को देखकर उसके चेहरे का रंग सफ़ेद पड़ जाता है। इस समय उसके सामने अथर्व खड़ा था, जिसके चेहरे पर बहुत ही डार्क एक्सप्रेशन थे। अथर्व को जिंदा सही सलामत अपने सामने देखकर मानो कि यकीन ही नहीं हो रहा था, क्योंकि उसने खुद देखा था कि दो भूखे शेर उस पर झपट पड़े थे। वो बच कैसे गया? लेकिन अभी उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो कुछ पूछ भी सके। अथर्व उसे देखकर समझ गया कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। उसने एक टेढ़ी स्माइल की और कहा, तुम्हें क्या लगता है सब कुछ तुम्हारे हिसाब से होता है? प्लानिंग तो बहुत अच्छी की थी तुमने, लेकिन तुम शायद भूल गए कि मैं कौन हूँ। अथर्व रायचंद कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं कि तुम जैसा कोई भी ऐरा गैरा आए और उसे हराकर उसकी दुनिया को अपना नाम कर ले। देखो ना, इतनी प्लानिंग करने के बाद, इतना दिमाग लगाने के बाद, इतने लोगों को उसे करने के बाद भी तुम मेरे सामने नहीं जीत पाए। अथर्व उसके करीब गया और उसके चेहरे को अपने एक हाथ से दबाकर उसके चेहरे को ऊपर करके आंखों में अंगारे लिए घूर कर देख कर कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी बीवी पर गलत नज़र डालने की? तुम्हारी वजह से मेरी बहन ने अपना बच्चा खोया, मेरे घर वाले, मेरा परिवार वालों ने इतना दर्द सहा, और तुम मेरी ईशानी को मुझे छीनने चले आए? तुम्हें मैं बिल्कुल भी माफ़ नहीं कर सकता। और सबसे बड़ी, तुमने ये गलती कर दी कि मेरे बच्चे को मारने की कोशिश की, वो भी रोशनी का इस्तेमाल करके। तुम जैसे शैतान से उम्मीद ही क्या की जा सकती है, जिसने अपनी बहन को नहीं बख्शा। वो बेचारी तो तुम्हें ढूंढने के लिए अपनी माँ से झूठ बोलकर सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पास आई थी, क्योंकि उसे लगता था कि उसका भाई उसका है। लेकिन उसे क्या पता था कि जिस भाई के हाथों हाथों में राखी बांधकर वो अपनी रक्षा के लिए वचन लेती थी, वही उसको मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचेगा, सिर्फ अपनी एक सना को पूरा करने के लिए। अथर ने मानो का चेहरा पकड़कर एक और घुमा दिया। वहां खड़े शख्स को देखकर मानो की आंखें बड़ी बड़ी हो गई, क्योंकि वहां पर कोई और नहीं बल्कि उसकी प्यारी बहन मानुसी खड़ी थी। मानुसी को जिंदा और सही सलामत देखकर मानो के चेहरे का रंग पल पल बदलते जा रहा था। जहां तक उसे याद था, जिस गाड़ी से उसने अपनी बहन को वहां से अपने आदमियों के साथ भेजा था, उसका तो एक्सीडेंट हो गया था जिसमें कोई भी नहीं बचा था। तो वो उसके सामने जिंदा कैसे खड़ी हो सकती है? मानुसी एक टेढ़ी स्माइल किए हुए उसके सामने आती है और कहती है, आपको हैरानी हो रही है ना कि मैं जिंदा कैसे बच गई? तो आपको बता दूं, तो आप भले ही एक भाई होने का फ़र्ज़ नहीं निभा सकी। इतने साल मैंने आपको राखी बांधी, फिर भी आपने मेरी रक्षा नहीं की। और फिर अथर्व की ओर देखकर, लेकिन इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ज़ुबान से निकले लफ्ज़ों को भी कीमत समझते हैं और उनका भी मान रखते हैं। एक आप हो जिसे मैंने इतने सालों से राखी बांधी और अपनी रक्षा का कवच वचन लिया, लेकिन आप मुझे ही मारने पर आ गए। और एक तरफ अथर भाई हैं जिन्हें मैंने सिर्फ कुछ दिन भाई कहकर ही पुकारा था, लेकिन फिर भी उन्होंने मेरी जान बचाई, अपने भाई होने का हर फर्ज पूरा किया। मुझे अब खुद पर ही शर्म आती है कि मुझे आप जैसे भाई मिले। आज मुझे यकीन हो गया कि माँ आपके बारे में हमेशा सच कहा करती थी। ये भी समझ आ गया कि वो क्यों मुझे हमेशा आपसे दूर रहने को कहती थी। शायद वो आपकी सच्चाई जानती थी। मुझे इस बात की खुशी है कि मुझे भी आपकी सच्चाई पता चल गई और अब मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ नफरत करती हूँ। मानो बहुत अच्छे से देख सकता था अपनी बहन को कि उसने खुद देखा था कि वो अपनी बहन के खिलाफ जाकर उसके पास आया करती थी।
उससे मिला करती थी। हर रक्षाबंधन पर वो अपनी माँ से झूठ बोलकर झगड़ा कर कर वो उससे मिलने आती थी। लेकिन अब इस बहन की आंखों में अपने लिए नफरत और गिरा देखकर मानो को अंदर ही अंदर दर्द हो रहा था। हाँ, उसने अपने सनक के चक्कर में अपनी बहन को अपने आदमियों से किडनैप करवाया था, लेकिन वो कभी नहीं चाहता था कि उसकी बहन को कुछ हो। मानो ने अपनी लड़खड़ाती आवाज़ में कहा, नहीं मनु, मैं तुझे मारना नहीं चाहता था। मैंने बस अपने आदमियों से तुझे कुछ दिन तक कैद करके रखने को कहा था, ताकि मैं ईशानी से शादी कर सकूं। मेरा यकीन कर, मैं तुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता हूं। उसकी बात पर अथर्व ने कहा, लेकिन तुम भूल गए कि तुम एक दरिंदे हो और तुम्हारे साथ भी दरिंदे ही रहते थे। तुम पर मुझे हंसी आती है। अपने आदमियों को अच्छे से जानने के बाद भी तुम अपनी बहन को उनके हवाले कराए। मानो ने कहा, तुम कहना क्या चाहते हो? ना जाने तुमने मेरी बहन को कौन सी पट्टी पढ़ाई है कि वो मुझे ऐसा समझ रही है। उसकी बात का जवाब देते हुए मानुसी कहती है, अथर्व भाई सच कह रहे हैं। अगर उस दिन भाई ने मुझे नहीं बचाया होता तो आपके आदमी मुझे भूखे गिद्ध की तरह नोच चुके होते। वो तो भाई सही समय पर पहुंच गए और मुझे बचा लिया। ये बोलते हुए उसकी आंखों से आंसू गिरे जा रहे थे। मानो ये सुनकर हैरान हो गया। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके सबसे भरोसेमंद आदमियों ने उसकी बहन के साथ ऐसा करने की कोशिश की। उसका चेहरा गुस्से से लाल होने लगा। तभी अथर्व की आवाज़ आई, जो उससे कहता है, गुस्सा क्यों हो रहे हो? आखिर वो सब भी तो तुम्हारी ही राह पर चल रहे थे। तुमने भी ना जाने कितनी लड़कियों की आबरू को लूटा है, ना जाने कितनों की जान ली है, तो अब गुस्सा क्यों हो रहे हो? मानो अब अथर्व को देखकर कहता है, तुम कैसे बच गए? उसके इतना कहते ही सिम्बा और जिस्पर दोनों दहाड़ते हुए अथर्व के पीछे से आकर उसके अगल बगल खड़े हो गए। मानो हैरान सा देख रहा था। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि अथर्व के पास दो शेर हैं। अब उसे समझ में आया कि क्यों उस दिन वो शेर उन सब पर झपटे थे। मतलब उन दोनों शेरों की वजह से आज वो जिंदा है। अथर्व ने मानो की ओर देखकर कहा, तुमने सिर्फ अपने शक के चक्कर में बहुत सी जिंदगियां बर्बाद की हैं। मिसेस कपूर को भी तुमने हिप्नोटाइज किया और रोशनी को भी मोहरा बनाकर मेरे बच्चे की जान लेने की कोशिश की। उसकी बात पर मानो कहता है, मुझे बस ईशानी चाहिए थी, मैं प्यार करता हूँ उससे। मानो के मुंह से ये बात सुनकर अथर्व का गुस्सा हाई हो जाता है। वो कुछ करता तभी मानो के बाह में एक गोली लगी। सभी हैरानी से उस दिशा में देख रहे थे जहाँ पर से गोली चली थी। वहाँ पर ईशानी खड़ी थी। मानो पर गोली उसी ने चलाई थी। वो मानो के पास आती है और जोर से एक थप्पड़ लगाकर कहती है, अपने इस पागलपन को प्यार के नाम देकर प्यार शब्द को मैला मत करो, समझे? अरे घिन आती है मुझे तुमसे। और तुम्हारी इतनी हिम्मत हुई कि तुम मेरे बच्चे को मेरे अर्थ के प्यार की निशानी को मारने चले थे। अथर्व देखता है कि ईशानी पैनिक कर रही है तो उसे जाकर संभालने लगता है, क्योंकि इस समय उसका पैनिक करना खतरे से खाली नहीं था। वो अपने आदमियों से मानो को देखने को कहता है और ईशानी को वहाँ से लेकर बाहर चला जाता है। वो ईशानी को कमरे में ले जाकर बैठाता है, लेकिन ईशानी अभी भी पैनिक कर रही थी। अब तो उसे सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। आखिर उसने मानो जैसे शख्स पर कैसे भरोसा कर लिया? अथर्व ने जब देखा कि ईशानी नहीं मान रही है तो उसने उसके चेहरे को अपने हाथों में भरा और उसके होठों को अपने होठों से ब्लॉक कर दिया। अथर्व बहुत ही पैशनेट होकर उसे किस कर रहा था। कुछ ही देर में ईशानी कुछ नॉर्मल हो गई। अथर्व ने उसे तब रिलीज किया जब ईशानी को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी। जैसे ही अथर्व उससे दूर हुआ, ईशानी उसके सीने से लग गई। अथर्व समझ सकता था कि अपने बच्चे पर आए खतरे के बारे में जानकर ईशानी पर क्या बीत रही होगी। इस बीच वो बहुत हर्ट हुई है। अथर्व ने उसे वैसे ही अपने सीने से लगे रहने दिया। कुछ देर बाद उसे ईशानी की भारी सांसें महसूस हुई। वो समझ गया कि वो सो चुकी है। उसने उसे अच्छे से सुलाकर ब्लैंकेट से कवर किया और बाहर आ गया। बाहर आते ही उसे अखिल और निशा दिखाई दिए। उन्होंने अथर्व से ईशानी के बारे में पूछा तो उसने बताया कि वो अब ठीक है। निशा ने अथर्व से पूछा कि ईशानी का बच्चा तो ठीक है ना? तो अथर्व ने कहा, उसे एंटीडोज दे दिया गया है, जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। वहीं मानो फिर से बेहोश हो गया था। आखिर उसे अथर्व ने टॉर्चर भी बहुत किया था। पूरी जगह ये बात फैल गई थी कि मानो अब नहीं रहा, उसके एक्सीडेंट में ही मौत हो चुकी है। अथर्व ने उसकी जैसी दिखने वाली एक बॉडी भी वहाँ रखवा दी थी, जिससे शक की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। ऐसे ही 2 दिन बीत गए। मानो अभी भी अथर्व की कैद में था। उसे टॉर्चर किए जा रहा था। अथर्व ने मानुषी की माँ को बुलाकर उनके साथ मानुषी को भेज दिया था, ये कहकर कि वो हमेशा उसकी बहन रहेगी और जब चाहे तब उससे मिल सकती है। मानो की माँ को भी मानो के बारे में सब पता चल चुका था।
लेकिन उन्होंने उसके बारे में कुछ भी जानना जरूरी नहीं समझा। उन्हें दुख तो हुआ, आखिर वो माँ थी, लेकिन उनके बेटे ने जो किया था वो उनकी कोख को शर्मिंदा कर रहा था। वो मानुषी को लेकर वापस जा चुकी थी। मानुषी के जाने पर जेस्पर थोड़ा उदास था। भले ही वो उसके साथ शरारत करता था, लेकिन उन दोनों में फ्रेंडशिप भी अच्छी थी। अथर भी ये समझ रहा था, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता था। फिलहाल सब कुछ ठीक चल रहा था। मानव अथर की कैद में था। उसकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। अथर ने तो उसे मरने दे रहा था, ना ही जीने दे रहा था। वो बहुत ही कमज़ोर हो चुका था। अथर दुनिया के सामने आ चुका था। अब सभी को पता चल चुका था कि अथर्व जिंदा है, लेकिन कोई भी ना तो ये जान पाया कि क्या हुआ था, ना ही किसी में हिम्मत थी कि ये जानने की कोशिश कर सके कि आखिर हुआ क्या था। सब कुछ सही चल रहा था। अथर्व के साथ सभी ईशानी का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे थे। ईशानी के मूड स्विंग से सबसे ज़्यादा अथर्व को ही परेशानी हो रही थी, क्योंकि वो कभी भी किसी भी बात पर गुस्सा हो जाती या रोने लगती। कभी कभी तो अथर्व पागल हो जाता था कि आखिर उसे संभाले कैसे, लेकिन फिर भी वो कुछ ना कुछ करके उसे संभाल ही लेता था। अब ईशानी का 7वां महीना चल रहा था। अब वो काफ़ी हेल्दी नज़र आने लगी थी। उसका पेट भी काफ़ी बाहर आ चुका था। उसके गाल चब्बी हो चुके थे। वो बहुत ही क्यूट लगती थी। ईशानी अपने कमरे में बैठी थी। उसने इस समय एक ओवर साइज टी शर्ट और पैजामा पहन रखा था। उसके टी शर्ट पर टू बी मम्मा लिखा था और नीचे पेट के पास एक प्यारा सा बेबी भी बना था। अथर ने पूरे कमरे में ईशानी के बचपन की बहुत सारी फ़ोटोज़ लगा रखी थी। वो चाहता था कि उसका बच्चा या बच्ची जो भी हो ईशानी की तरह हो, लेकिन ईशानी ने साथ में उसकी भी फ़ोटोज़ लगा रखी थी। इस समय वो बेड पर बैठी चॉकलेट खा रही थी। तभी कमरे का दरवाज़ा खुला और अथर अंदर आया। उसे अंदर आया देखकर ईशानी जितनी खुश हुई, उसके हाथ को देखकर उसके चेहरे गुस्से से लाल हो गया। अथर्व कमरे में और अंदर आता उसके पहले ही उसके सर पर एक तकिया आकर गया, जिससे उसका सर भी घूम गया। उसे तो दिन में ही चांद तारे नजर आने लगे। उसने जैसे ही अपना होश संभाला, तभी एक और तकिया उसके सामने आया, लेकिन इस बार उसने फुर्ती दिखाई और उसे पकड़ लिया। अथर्व ने जैसे ही सामने देखा, उसे गुस्से से घूरती हुई ईशानी दिखी। उसे देखकर उसने खुद से ही कहा, अब मैंने क्या किया? ये चंडी अवतार में क्यों खड़ी हो? अथर्व अपने भाव को छिपाकर अपने चेहरे पर स्माइल लिए अंदर आकर कहता है, क्या हुआ मेरे बच्चे को? वो इतना गुस्सा क्यों है? ये बोल वो उसे गले लगाने आगे बढ़ता है। उसकी बात पर ईशानी ने उसे धक्का देकर खुद से दूर किया और कहा, पास नहीं आना, नहीं तो जान ले लूंगी, झूठे कहीं के। अथर्व को समझ नहीं आया कि ईशानी उसे झूठा क्यों कह रही है। उसने प्यार से कहा, क्या हुआ बेबी, ऐसे क्यों नाराज हो रही हो? तभी ईशानी ने कहा, तुमने कहा था कि मेरे लिए चाट लेकर आओगे, लेकिन ये क्या है? ये बोलते हुए उसके हाथों में पकड़े अनार की पॉली बैग को देखने लगती है। अथर्व को अब समझ आया कि वो इतना गुस्से क्यों है। आखिर यही तो हो रहा था उसके साथ आजकल। उसे जो चाहिए था वो चाहिए था, नहीं तो वो रोना शुरू कर देती थी। अभी भी यही हुआ। ईशानी ने अपनी आंखों से मोटे मोटे आंसू बहाने शुरू कर दिए। वो बेड पर बैठकर रोते हुए कहती है, सब सही कहते हैं, बच्चा होने के बाद पति प्यार ही नहीं करता है। तुम भी नहीं करते। अब तो मैं पहले की तरह सुंदर भी नहीं दिखती हूँ। मैं तो मोटी हो गई हूँ, ओवरवेट भी हो गई है, मेरे गाल चप्पी हो गए, इसलिए अब तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो। ज़रूर ऑफिस में तुम्हें कोई और पसंद आ गई होगी, जो खूबसूरत और अच्छी फिगर की होगी। तुम ज़रूर उसके साथ ही रहने लगे हो, इसलिए तुम भूल गए हो कि मुझे क्या चाहिए। फिर अपने पेट पर हाथ रखकर कहती है, देखा बेबी, तुम्हारे पापा अब मम्मा से प्यार नहीं करते हैं। तुम भी इनसे बात नहीं करना। हम दोनों ना नाना के घर चले जाएंगे, फिर रहे ये अपनी उस गर्लफ्रेंड के साथ। ये बोल वो और जोर जोर से गला फाड़ कर रोने लगती है। ईशानी की इस नौटंकी से अथर्व का सर ही घूम गया। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि औरतें प्रेगनेंसी में इतनी ओवर थिंकिंग हो जाती हैं। और ये क्या, वो उसके बच्चे से उसकी शिकायत कर रही हैं। अब तक ईशानी रूम के दरवाजे तक पहुंच गई थी। अथर्व ने तुरंत अपने कदम उसकी ओर बढ़ाए और दरवाजे को बंद करके उस दरवाजे से लगा दिया। अथर्व ने उसके दोनों हाथों को अपने हाथों से पकड़कर दीवार से लगा दिया और उसके कुछ समझने से पहले उसके होठों को अपने होठों से ब्लॉक कर दिया। पहले तो ईशानी ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन अथर्व के पैसन के आगे वो हार गई। कुछ देर बाद जब वो सांस नहीं ले पा रही थी तो अथर्व ने उसे छोड़ा। अथर्व का सर ईशानी के सर से लगा हुआ था। उसने अपनी नज़रें ईशानी के चेहरे की ओर उठाई और कहा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हारे होते हुए किसी और के बारे में भी सोच सकता हूँ? क्या मेरा तुम्हारे लिए पागलपन तुम्हें नहीं दिखाई देता? मेरी आंखों में तुम्हें प्यार नज़र नहीं आता? अगर अभी भी यकीन नहीं हो तो देखो मेरी प्यार की निशानी। ये बोल उसके ईशानी के पेट पर हाथ फेरा। इसे देख लो, जो कुछ भी समय में हमारे बीच होगा या होगी,
उसकी बातें सुनकर ईशानी का चेहरा शर्म से गुलाबी हो चुका था। अथर्व की बातें सुनकर ईशानी उसके गले लग चुकी थी। अथर्व भी अब शांत था। आखिर उसने अपनी तूफान मेल को सांचो करा दिया था अपने प्यार से। वो अभी उसे अपने गले लगाए हुए ही था कि उसका फ़ोन बजा। उसने देखा कि उसके खास आदमी का फ़ोन है। उसने फ़ोन उठाया, लेकिन सामने की बात सुन के वो शॉक्ड रह गया। अथर्व कहता है, इतनी टाइट सिक्योरिटी होने के बाद भी वो कैसे बच गया? अथर्व ने गुस्से से कुछ और कहना चाहा कि उसे याद आया कि अभी उसके साथ ईशानी भी है और वो उसे अभी कोई भी टेंशन नहीं देना चाहता था। इसलिए वो कहता है कि वो अभी फ़ोन करेगा। ये बोल वो फ़ोन काट देता है। उसने ईशानी को देखा, जो इस साइन से लगे अपना सर ऊपर करके उसे ही टुकुर टुकुर देख रही थी। अथर्व ने उसे खुद से अलग किया और कहा कि ईशानी ने पूछा, क्या हुआ, कौन बचकर निकल गया? अथर्व ने उसे देखा और कहा कि कोई नहीं, वो बस सिम्बा और जेस्पर की बात हो रही है। उन्हें ट्रेनिंग के लिए ले गए थे तो उनके हाथ से शिकार बचकर निकल गया। उसकी बात पर ईशानी ने कहा, ओह। अथर्व ने उसे दवाई दी और आराम करने को कहा। ईशानी थोड़ी देर में सो गई। आजकल उसके साथ ऐसा ही होता था। वो बहुत ज़्यादा सोने लगी थी। अथर्व ने जब देखा कि वो सो चुकी है तो उसे ब्लैंकेट से कवर करके बाहर चला गया। बाहर आकर उसने देखा कि निशा और बाड़ी वहाँ हॉल में बैठी हैं। बाड़ी अपना होमवर्क कर रही थी, जिसमें निशा उसकी हेल्प कर रही थी। अथर्व ने उन दोनों को देखा और कहा कि वो ईशानी का ख्याल रखे, उसे किसी ज़रूरी काम से बाहर जाना है। ये बोलकर वो जाने लगा कि निशा ने कहा, भाई मुझे पता है कि वो भाग गया है। अथर्व ने उसकी बात सुनी तो उसे देखने लगा, जिस पर निशा ने बताया कि अखिल ने उसे बताया है। निशा ने कहा कि वो आराम से जाए, वो ईशानी का ख्याल रख लेगी। अथर्व ने हाँ में अपना सिर हिलाया और चला गया। अथर्व अपनी खुफिया जगह, जिसे वो ब्लैक चैम्बर कहता था, वहाँ गया। उसने देखा कि जहाँ उसने मानो को बंद करके रखा था वो चैम्बर खाली है। अथर्व गुस्से से गरजते हुए कहता, ये सब कैसे हुआ? उसके सभी आदमी डरे से खड़े थे। उनमें से किसी में हिम्मत नहीं थी कि वो कुछ कह सके। तभी अखिल आकर कहता है कि इनमें इनकी कोई गलती नहीं है, मानो के भागने में हमारी ही गलती है। अथर्व उसकी ओर देखकर कहता है, हमारी गलती से क्या मतलब है तेरा? उसकी बात पर अखिल कहता है, तूने एक आदमी को लगाया था यहाँ, जो यहाँ का इलेक्ट्रिक सिस्टम ठीक कर रहा था। उसकी बात पर अथर्व हाँ में सिर हिला देता है। तो अखिल कहता है, क्या तूने ये जानकारी निकाली थी कि वो कौन है? उसकी बात पर अथर्व चुप हो गया। उसने खुद से कहा, मुझसे ऐसी गलती कैसे हो गई? वो अपना सर पकड़कर बैठ गया। अखिल ने उसे कहा कि वो चिंता ना करे, वो सब उसे ढूंढ लेंगे, और वैसे भी उसकी हालत अब ऐसी नहीं है कि वो कुछ कर भी पाएगा। अथर्व ने कहा, मुझे उसकी चिंता नहीं है, मुझे बस यीशु की चिंता है। तू जानता है ना कि उसका प्रेशियस टाइम चल रहा है। इस समय कुछ भी होगा तो दोनों के लिए अच्छा नहीं है। पहले ही वो उसे पॉइजन की वजह से बहुत इफ़ेक्ट हो चुकी है, और अगर कुछ भी गलत हुआ तो मैं खुद को माफ़ नहीं कर पाऊंगा। अखिल उसकी परेशानी भी समझ रहा था। उसने अथर्व को आश्वासन दिया कि कुछ भी गलत नहीं होगा, अभी उसे ईशानी के पास जाना चाहिए। अथर्व भी चला गया, लेकिन उसका मन एक डर से भर गया था। वो ना तो ईशानी और अपने बच्चे को कुछ होने दे सकता था, और ना ही किसी और को। वो जब घर पहुंचता है तो उसे हॉल में ही ईशानी बैठी दिखती है। वहीं उसे मिस्टर और मिसेस कपूर भी दिखते हैं। अथर्व को ये देखकर मिसेस कपूर कहती हैं, अरे दामाद जी, आप आ गए, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। अथर्व भी जाकर ईशानी के बगल में बैठ गया। उसने मिसेस कपूर की ओर देखकर कहा कि क्या बात है? तो उन्होंने कहा कि ईशानी का 7वां महीना चल रहा है और वो उसकी गोद भरवाना चाहती हैं। तो अथर्व ने भी हाँ में सिर हिला दिया। अगले दिन पंडित जी आए और उन्होंने गोद भराई का मुहूर्त 3 दिन बाद का रखा। सभी इस बात से राजी हो गए। अथर्व ने अपने मेंशन में सिक्योरिटी टाइट करवा दी थी, जिससे कोई भी अनजान मेंशन के आसपास भी ना भटक सके। उसने सिम्बा और जस्पर को भी मेंशन में रख लिया था। हालांकि घर के सभी मेड और सर्वेंट डरे हुए थे, लेकिन ईशानी और भाड़ी बहुत खुश थी। वहीं निशा को उन दोनों के साथ बहुत अच्छा लग रहा था। सिम्बा और जस्पर हमेशा ईशानी के आसपास ही रहते थे। ईशानी भी उनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करती थी। बाड़ी के लिए तो जैसे वो दोनों कोई शेर ना होकर कोई टेडी हो। सिम्बा और जस्पर भी बाड़ी, ईशानी और निशा के सिवा सभी को डराते थे। ऐसे ही गोद भराई का दिन भी आ गया। गोद भराई का फंक्शन बहुत अच्छे से निकल गया, लेकिन ईशानी बहुत थक थक गई थी। अतः उसे रूम में लेकर जा रहा था कि उसे कमरे में एक पार्सल दिखा। उसने जाकर पहले ईशानी को बेड पर बिठाया, फिर उसे चेंज करने में हेल्प की। ईशानी जब सो गई तो उसने वो गिफ्ट खोलकर देखा, लेकिन उसमें रखी चीज़ को देखकर वो शॉक्ड रह गया। उसके हाथ से वो पार्सल ज़मीन पर गिर गया। उसका चेहरा गुस्से से तमतमा गया। उसने खुद से ही कहा, इसकी बहुत बुरी कीमत चुकानी होगी तुम्हें। अब मैं तुम्हें ऐसी भयानक मौत दूंगा कि अगला जन्म लेने में भी तुम्हारी रूह कांपेगी। अथर्व ने तुरंत वो उठाया, जिसमें एक छोटे बच्चे का प्लास्टिक स्टेचू था, जिस पर चाकू से वार किया गया था। उसमें एक
चिट्ठी थी जिस पर लिखा था, अगर वो मेरी नहीं हुई तो उसे तुम्हारी भी नहीं होने दूंगा और तुम्हारे बच्चे का यही हाल होगा। अतर्व ने उसे तुरंत उस बॉक्स में वापस रखा और कमरे से बाहर आ गया। उसने निशा से ईशानी का ख्याल रखने को कहा और मेंशन से निकल गया। वो बहुत गुस्से से गाड़ी चलाए जा रहा था। उसने खुद से कहा, बस एक बार तुम मेरे हाथ लग जाओ। वो अपने खुफिया अड्डे पर पहुंचा जहां उसके आदमी खड़े थे। उसने उन सभी से कहा उसे जल्द से जल्द मानो और उसे भगाने वाला चाहिए किसी भी हालत में। अखिल के साथ अथर्व भी उसकी खोज में निकल चुका था। अचानक से अथर्व के दिमाग में कुछ क्लिक किया। उसने अखिल से कहा कि राहुल आजकल कहाँ है। अखिल ने कहा कि उसे मानो ने पकड़ा था, लेकिन वो कहाँ गया किसी को नहीं पता है। अथर्व ने अपने आदमियों को राहुल को ढूंढने में लगा दिया। अथर्व जानता था कि ईशानी और उसके इस समय सिर्फ मानो और राहुल ही दुश्मन हैं जो ऐसा कर सकते हैं। लगभग 1 महीना बीत गया। अभी तक राहुल या मानो किसी का भी पता नहीं चला था। अथर्व को इतनी इन्फॉर्मेशन मिल गई थी कि मानो को भगाने में राहुल का ही हाथ है, लेकिन वो दोनों कहाँ छुप गए हैं उन्हें भी पता नहीं चल पा रहा था। आज ईशानी को चेकअप के लिए ले जाना था। उसका 9वां महीना चल चुका था। डॉक्टर ने कहा था कि इस चेकअप के बाद कंफर्म हो जाएगा कि कब तक डिलीवरी होगी। अथर्व ईशानी को लेकर जाने वाला था। उसने ईशानी को तैयार किया, जिसने इस समय एक घुटनों से नीचे तक की फुल साइड की फ्रॉक पहन रखी थी। अथर्व ने अपना कमरा इस बीच नीचे शिफ्ट करवा लिया था, जिससे ईशानी को सीढ़ियाँ न चढ़ना पड़े। वो ईशानी का हाथ पकड़कर बाहर लेकर आता है और निशा और अखिल आज बाड़ी को उसके स्कूल में गए थे, क्योंकि आज वहाँ पर एक फंक्शन होने वाला था। अथर्व ईशानी के चेकअप के बाद उसे लेकर वहाँ जाने वाला था। अथर्व ईशानी को गाड़ी में बैठाता है और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है। उसके आगे पीछे 2-2 गाड़ियाँ थी जो बॉडीगार्ड्स की थी। अथर्व को जब से मानो के भागने और राहुल के उसके साथ मिलने की खबर मिली थी, तभी से उसने सभी सिक्योरिटी को और बढ़ा दिया था। बाड़ी के स्कूल में भी उसने कुछ गार्ड्स को लगा दिया था, लेकिन वो सभी स्कूल में एज स्टाफ ही थे, ताकि किसी को प्रॉब्लम ना हो और ना ही शक हो। कुछ ही देर में उनकी गाड़ियां हॉस्पिटल के बाहर रुकती हैं। अथर्व ईशानी को सहारा देकर गाड़ी से उतारता है और उसे लेकर अंदर चला जाता है, जहां डॉक्टर उसी का वेट कर रहे थे। कुछ देर बाद डॉक्टर ईशानी का चेकअप कर रही थी और अथर्व वही मॉनिटर स्क्रीन पर अपने और ईशानी के अंश को देख रहा था। इस समय उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। कुछ देर बाद डॉक्टर ने ईशानी को नर्स के साथ ब्लड टेस्ट के लिए भेज दिया और अथर्व को अपने साथ आने को कहा। अथर्व डॉक्टर के साथ उनके केबिन में बैठा था। डॉक्टर से पूछता है कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। उसकी बात पर डॉक्टर कहती है नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है और उनकी डिलीवरी भी अब कभी भी हो सकती है, तो आपको इसमें थोड़ा ध्यान ज़्यादा देना पड़ेगा और सब कुछ ठीक है। डॉक्टर की बातें सुनकर अथर्व थोड़ा रिलैक्स होता है। तभी उन्हें बाहर से किसी की चिल्लाने की आवाज़ आती है। वो और डॉक्टर दोनों ही बाहर आकर देखते हैं तो उन्हें एक साइड आग लगी हुई दिखती है। अथर्व अपने कुछ गार्ड्स को वहाँ हेल्प करने के लिए भेज देता है। फिर वो ईशानी के पास जाने लगता है। जब वो वहाँ पहुँचता है जहाँ ईशानी को टेस्ट के लिए ले जाया गया था, तो वहाँ का नज़ारा देखकर वो शॉक्ड हो जाता है। वहाँ पर सभी लोग बेहोश पड़े थे। जो नर्स ईशानी को लेकर आई थी उसका गला कटा हुआ था और वो मर चुकी थी। अब अथर्व को पता चल चुका था कि यहाँ ज़रूर कुछ गड़बड़ है। तभी उसके सभी गार्ड्स वहाँ आते हैं और कहते हैं, सर वहाँ आग नहीं लगी थी, बल्कि किसी ने फायर अलार्म के पास धुआं किया था। अब अथर्व समझ गया था कि ये सब उसका ध्यान भटकाने के लिए किया गया था और इसी का फ़ायदा उठाकर कोई ईशानी को किडनैप करके ले गया। उसने अपने सभी आदमियों को ईशानी को ढूंढने में लगा दिया। उसने सभी सीसीटीवी कैमरे को भी चेक करने के लिए कहा और खुद भी ईशानी को ढूंढने लगा। वो आगे बढ़ ही रहा था कि उसके हाथ में पहनी हुई स्मार्ट वॉच से सिग्नल मिलने लगा। उसने देखा वहाँ पर येलो लाइट चल रही है। वो खुद से ही कहता है, ईशु पैनिक मत करना, मैं जल्दी तुम्हारे पास पहुँचूँगा, मेरा वादा है ना, तो मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा और ना ही हमारे बच्चे को। ये बोलकर वो अपने आदमियों के साथ निकल जाता है। वहीं एक जगह पर ईशानी को एक चेयर पर बांध कर रखा गया था। उसके सामने ही राहुल और मानव बैठे थे। ईशानी उन दोनों को देखकर कहती, मुझे यहाँ क्यों लाए हो? मानव कहता है, वो क्या है जाने मन, हम दोनों ही तुम्हारे आशिक हैं, लेकिन तुमने हमारी कदर ही नहीं की, तो सोचा जो हमारा नहीं हो वो किसी का नहीं होगा, तो आज तुम्हारा और उसके पेट पर पॉइंट करके इसका दोनों का काम खत्म कर देते हैं। ये बोलो दोनों हंसने लगते हैं। वो दोनों ही इसमें शैतान लग रहे थे। उन्हें देखकर ईशानी को डर लगने लगा। वो दोनों ही उसकी ओर बढ़ने लगते हैं। अचानक से ईशानी की चीख उस खाली जगह पर गूंजने लगती है। अथर्व इस समय अपनी गाड़ी बहुत ही तेज चला रहा था। उसका चेहरा गुस्से से काला हुआ जा रहा था, लेकिन कहीं कहीं डर कि उसकी ईशानी को कहीं कुछ हो ना जाए, डर ये कि कहीं उसके बच्चे को कुछ ना हो जाए।
उसके सभी बॉडीगार्ड्स भी उसके पीछे ही थे, लेकिन अथर बहुत तेज ड्राइव कर रहा था, जिससे उन सभी उसका पीछा करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। अथर ने अखिल को भी मैसेज करके सब कुछ बता दिया था। अखिल ने वाड़ी और निशा को पहले ही मेंशन छोड़ा, फिर वहाँ की सिक्योरिटी को चेक करके वो भी अथर्व की मदद के लिए निकल गया। वहीं दूसरी ओर उस खाली जगह में जहाँ मानव और राहुल ने ईशानी को बांध रखा था, वह ईशानी की दर्द से चीखने की आवाज़ें आ रही थी। उसका पूरा चेहरा पसीने से भीगा था। मानव और राहुल उसे ऐसे दर्द में देखकर मुस्कुरा रहे थे। हुआ ये था कि मानव जब ईशानी के करीब आ रहा था तो ईशानी ने उसे खुद से दूर करने के लिए अपना पैर चलाया, जिससे मानव तो कुछ दूर हो गया, लेकिन ऐसा करने से ईशानी चेयर को लेकर नीचे गिर गई और अब गिरने से उसके पेट में असहनीय दर्द उठने लगा था। वो बहुत ही कोशिश कर रही थी कि वो खुद को शांत रख सके, लेकिन ऐसा उसके बस में नहीं था। उसे ऐसे दर्द में तड़पते देखकर राहुल और मानव शैतानों जैसे हंसे जा रहे थे। तभी राहुल ने जाकर एक स्विच ऑन किया, जिससे वहाँ के साइड में एक जगह जो अंधेरे में थी वहाँ रोशनी आ गई। ईशानी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने अपने दर्द को जब्त करने की कोशिश की, पर आसपास का नज़ारा दौड़ाई तो वहाँ एक इलेक्ट्रॉनिक क्रेमेशन हाउस में थी। मानव ने उसका चेहरा पकड़कर उस ओर किया और कहा, पता है आज यहाँ क्या होने वाला है? आज यहाँ पर तुम और तुम्हारा ये बच्चा दोनों जलोगे, वो भी जिंदा। जब तुम्हारी चीखें सुनूंगा ना तो मुझे सुकून मिलेगा और अथर्व रायचंद को तड़पते देखकर मुझे परमानंद होगा। मानो फिर किसी सनकी की तरह कहता है, 1 मिनट परमानंद। वाह, हाँ हाँ। मानो इस समय पागलों की तरह हंसने लगा। ईशानी के चेहरे पर दर्द के भाव तो पहले से ही थे, अब डर भी लगने लगा था। उसने अपने पेट को अपने हाथों से कवर कर लिया। उसने अपने दर्द से लिपटी आवाज़ में कहा, कहाँ हो अर्थ, आ जाओ। अचानक से उसे एहसास हुआ कि उसका वाटर ब्लॉक हो चुका है। उसे पता चल गया कि अब उसकी डिलीवरी किसी भी वक्त हो सकती है। अब तो उसकी आंखों से आंसू किसी सैलाब की तरह निकलने लगे थे। अब वो ये प्रार्थना कर रही थी कि अगर उसे मौत आती है तो उसे मंजूर है, लेकिन उसका बच्चा किसी तरह से बच जाए बस। मानव और राहुल ने उसे उस टेबल पर बांध दिया जिस पर लाशों को रखकर जलाया जाता था। ईशानी का दर्द इतना बढ़ गया था कि उससे कुछ कहा भी नहीं जा रहा था। उसने अपने मन में बस यही कहा, अगर ज़िंदगी रही तो आपकी ही रहूँगी अर्थ, और मगर अगर मौत मिली तो आपका इंतज़ार करूँगी अगले जन्म तक। ये बोल उसने अपनी आंखें बंद कर ली। तभी उन दोनों ने उस टेबल को उस इलेक्ट्रॉनिक कैरेमेशन हाउस में पुश कर दिया। ईशानी की एक चीख निकल गई जिसमें उसने सिर्फ एक ही नाम लिया, अर्थ। ईशानी अपनी आंखें बंद की हुई थी। अचानक से उसे एहसास होता है कि किसी ने उसे पकड़ रखा था। तो वो अपनी आंखें खोलते ही उसके सामने जिसका चेहरा होता है उसे देखकर उसकी आंखों में सुकून के आंसू आ जाते हैं। वो दर्द में भी मुस्कुरा देती है। वहीं मानव और राहुल ये सब देखकर हैरान थे, क्योंकि जैसे ही उन दोनों ने ईशानी को पुश किया वैसे ही हवा की तेज़ रफ्तार से अथर्व वहां पहुंच गया और उसने ईशानी को अपनी बाहों में लेकर वहां से दूर गिर गया। इस समय ईशानी उसके ऊपर उसकी बाहों में महफूज थी। मानव और राहुल आगे बढ़ते उसके पहले ही अथर्व के गार्ड्स ने उन दोनों को पकड़ लिया। अथर्व ने ईशानी को वहाँ पर एक चेयर पर बैठाया और उसके चेहरे को थाम कर कहा, बस अब कुछ नहीं होगा, मैं आ गया हूँ ना। ईशानी ने भी अपने दर्द को जब्त करके हमें सिरिलाया। अथर्व अब उन दोनों की तरफ बढ़ रहा और उसने उन दोनों को मारना शुरू किया। मानो जो बहुत मुश्किल से ठीक हुआ था वो अथर्व का सामना नहीं कर पा रहा था। अथर्व मारते हुए उसे लेकर उस इलेक्ट्रॉनिक कैरेमेशन के पास लेकर गया। उसने उसे कहा, तू मेरे यीशु और मेरे बच्चों को जिंदा जलाना चाहता था ना, तो अब देख कैसा लगता है जिंदा जलकर। ये बोल उसने एक जोरदार लात उसके पेट पर मारी, जिससे मानो जाकर उस इलेक्ट्रॉनिक कैरेमेशन में गिर गया। उसकी जोर जोर से चीखने की आवाज़ वहाँ चारों ओर फैल गई थी। राहुल जिसे अथर्व के आदमियों ने पकड़ रखा था उसका डर से पेट ही गीला हो गया था, जिसे देखकर अथर्व के बॉडीगार्ड मुस्कुराने लगे। अथर्व अब राहुल की ओर बढ़ा, लेकिन उसके कानों में ईशानी की चीखें गूंजने लगी। उसकी नज़र ईशानी के ऊपर गई तो डर गया। अखिल वहाँ आया। उसने अथर्व से कहा कि वो उसे लेकर हॉस्पिटल जाए, यहाँ वो संभाल लेगा। अथर्व भी ईशानी को लेकर हॉस्पिटल के लिए निकल गया। अखिल वह राहुल के सामने आया और कहा, बहुत हिम्मत आ गई है तुम में अथर्व रायचंद से दुश्मनी लेने के लिए। ये बोल उसने गार्ड्स को ऑर्डर दिया। उसका ऑर्डर पाते ही उन बॉडीगार्ड्स ने राहुल को भी उस इलेक्ट्रॉनिक कैरेमेशन में फेंक दिया।
कुछ ही देर में वो भी राख का ढेर हो गया। अखिल वहाँ सब ठीक करने को कहकर हॉस्पिटल के लिए निकल गया। अथर्व ईशानी को हॉस्पिटल लेकर जा रहा था। वो बहुत ही तेज ड्राइव कर रहा था। ईशानी की दर्द से भरी चीखें उसके दिल को छलनी कर रही थी। उसकी आंखों में भी नमी आ गई थी। उसने अपना एक हाथ बढ़ाकर ईशानी की सीट का एक बटन प्रेस किया, जिससे सीट थोड़ा झुक गई। ईशानी के चेहरे पर एक हाथ रखकर अथर्व कहता है, जान बस कुछ मिनट, हम पहुंचने वाले हैं। ईशानी दर्द में भी अपना सर हाँ में हिला देती है। कुछ ही देर में अथर्व ईशानी को लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाता है। हॉस्पिटल में पहले से ये खबर पहुंच गई थी कि वो आने वाला है। जैसे ही वो बाहर निकला, दो वार्ड बॉय आकर उसकी हेल्प करने लगे। अथर्व ने ईशानी को स्ट्रेचर पर लिटाया। दोनों वार्ड बॉय उसे अंदर ले जाने लगे। अथर्व ईशानी का हाथ पकड़ा हुआ था। जैसे ही दोनों ऑपरेशन थिएटर जाने लगे, उसे वार्ड बॉय ने उसे रोक दिया। अथर्व ने उन्हें अपनी जलती हुई निगाह से देखा, जिससे वो डर गए। अथर्व भी उसके साथ डिलीवरी रूम में पहुंच गया। जब डॉक्टर वहां आई तो उन्होंने अथर्व को वहां देखा। वो जानते थे कि अथर्व ईशानी को छोड़कर नहीं जाएगा, इसलिए उन्होंने उसे सर्जिकल कोट और टोपी पहनने को कहा। एक वार्ड बॉय ने उसे ये सब पहना दिया। कुछ ही देर में वहाँ से सारे मेल डॉक्टर्स और वार्ड बॉय चले गए। इस समय वहाँ सिर्फ लेडीज़ ही थी जो ईशानी की डिलीवरी करवाने वाली थी। अथर्व ने ईशानी का हाथ मजबूती से पकड़ रखा था। ईशानी दर्द से बेहोश होने लगी। डॉक्टर उसे होश में लाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कोई असर नहीं हो रहा था। डॉक्टर ने अथर्व को देखा तो अथर्व ईशानी के पास जाकर उसके कानों में कहता है, जान बस थोड़ी सी हिम्मत और रख लो। मैं चाहता हूँ जब हमारा बेबी आए तो हम दोनों उसे साथ में देखें। आई लव यू द मोस्ट जान, प्लीज़ मेरे लिए ये कर दो प्लीज़। उसकी बातों में ना जाने क्या था कि ईशानी ने हिम्मत बांध ली। अब तक अखिल, निशा और बाड़ी के साथ साथ मिस्टर कपूर और मिसेस कपूर भी आ गई थी। सभी बाहर इंतजार कर रहे थे। उन सभी के कानों में ईशानी की चीखें गूंज रही थी। बाड़ी तो रोने लगी थी। निशा ने उसे समझाया कि बस कुछ ही देर में उसकी मम्मा एक प्यारे से बेबी को लाने वाली है। वो उसे समझा तो रही थी, लेकिन ईशानी की चीखें उसे भी तकलीफ दे रही थी। मिसेस कपूर तो हाथ जोड़े मंदिर में खड़ी प्रार्थना कर रही थी कि उनकी बच्ची सही सलामत हो और उसका बच्चा भी। अंदर अथर्व ईशानी को हिम्मत दे रहा था। तभी एक जोरदार चीख ईशानी की गूंजी। इसी के साथ ईशानी शांत हो गई और उस रूम में एक बच्चे की जोरदार रोने की आवाज़ आने लगी। वो आवाज़ सुनकर बाहर बैठे सभी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अथर्व अभी भी अपनी नज़रों से उस बच्चे को देखे जा रहा था। उसने ईशानी के माथे पर किस किया और प्यार से कहा, ईशु इट्स अ बेबी बॉय, आई लव यू जान, आई लव यू द मोस्ट, थैंक यू सो मच। ये बोल उसने उसके माथे पर एक बार फिर से चूम लिया। ईशानी इस समय पसीने से लथपथ थी। इतना दर्द सहने के बाद उसमें इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वो कुछ बोल सके। वो बस अपनी आंखों से उस बच्चे को देख रही थी, जो किसी रुई के फोहे जैसा था। डॉक्टर ने उस बच्चे को ईशानी के सीने से सुला दिया ताकि उसे अपनी माँ की गर्माहट मिल सके। अथर्व ने अपने बच्चे को प्यार से देखा और उसके माथे पर भी एक लाइट किस किया। कुछ ही देर में ईशानी बेहोश हो गई। अथर्व ने देखा तो डॉक्टर ने कहा कि वो ठीक है, बस थकावट से वो बेहोश हो गई है, उन्हें कुछ देर में होश आ जाएगा। सभी बाहर बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि अथर्व उन्हें बाहर आता दिखा। उसकी गोद में उसका बच्चा भी था। जब सबने उस बच्चे को देखा तो सबके चेहरे खिल गए। निशा भाग कर गई और उस बच्चे को अपने गोद में लेकर बोलती है, मेरा राजकुमार, मैं तुम्हारी मासी और बुआ दोनों हूँ। ये बोल वो उस पर अपना प्यार लुटाने लगी। बारी बारी से सभी ने उस बच्चे पर सभी ने प्यार लुटाया। 2 दिन तक ईशानी हॉस्पिटल में रही, फिर उसे घर के लिए डिस्चार्ज कर दिया गया। ईशानी जब घर पहुंची तो सभी ने उसका खूब जोर शोर से स्वागत किया। पूरा मेंशन बैलून्स और तरह तरह के टॉय से सजाया गया था। एक बड़ा सा बैनर लगा था जिस पर लिखा था, वेलकम जूनियर रायचंद। ईशानी अथर्व के साथ साथ सभी बहुत खुश थे। सभी ने पूरा दिन बहुत इंजॉय किया, डांस किया। फिर सभी थक गए और अपने अपने कमरे में चले गए सोने। ईशानी निशा के साथ थी। उसे निशा ने कमरे में पहुंचाया तो देखा कि कमरे में अथर्व अपने बच्चे को अपनी गोद में लिए सुला चुका है। उसने धीरे से उसे बेड पर सुलाया और प्यार से देखने लगा। ईशानी अथर्व को ऐसे देखकर मुस्कुरा उठी। अथर्व ने बच्चे को सुलाकर उसके दोनों ओर टेडी रख दिया। जब उसकी नज़र ईशानी पर पड़ी तो वो आकर उसके गले लग गई। अथर्व ने उसे अपनी बाहों में संभाल लिया, फिर उसे उठाकर अपनी गोद में लिए बालकनी में चला गया। उसने ईशानी को अपनी बाहों में लिए हुए ही वहाँ के सिंगल सोफे पर बैठ गया। ईशानी उसके सीने पर सर रख के कहती है, अर्थ आप खुश हो? अथर्व ने उसे देखकर कहा, मैं आज जितना खुश हूँ उतना आज तक कभी नहीं हुआ हूँ। कभी सोचा नहीं था कि मेरी ज़िंदगी में भी ये दिन कभी आएगा, लेकिन ये सब तुम्हारी वजह से है। अगर तुम मेरी ज़िंदगी में नहीं आई होती तो मैं आज भी वैसा ही
हार्टलेस बना रहता। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन टू माई लाइफ एंड मेकिंग इट सो अमेजिंग। ईशानी ने उसकी ओर देखा और कहा, थैंक्स टू यू टू। अथर ने उसके चेहरे को अपने हाथों में भरा और उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। चांदनी रात में दोनों एक दूसरे को चूमे जा रहे थे। आज इनकी कहानी यहीं ख़त्म होती है। आशा करती हूँ कि आप सबको ये कहानी पसंद आई होगी। प्लीज़ आप लोग लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू।